डियर स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में शुरुआत करते हैं पॉलन ग्रेन का आर्टिफिशियल जर्मिनेशन। पॉलन ग्रेन पी प्लांट के, चिक पी के, क्रोटोलेरिया के, बाल्सम और विंसा को अगर हम शुगर सोल्यूशन 10% में रखते हैं तब ये 15 से 30 मिनट में जर्मिनेट कर जाते हैं। नोट करें, पॉलन ऑफ पी, चिक पी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम, विंसा kept on a glass slide containing a drop of sugar solution 10%. Then pollen grain germinate within 15 to 30 minutes. अगर हम पॉलन ग्रेन पी के, चिक पी के, क्रोटोलेरिया के, बाल्सम के, विंसा को शुगर सोल्यूशन 10% में रख दें तब 15 से 30 मिनट में ये जर्मिनेट कर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ज़ाइगोट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन से ज़ाइगोट बना था और डबल फर्टिलाइजेशन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी, जिससे आगे चल के बनता है एंडोस्पर्म। वो आप पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अब डेवलपमेंट ऑफ ज़ाइगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या बना? ज़ाइगोट बना। देखिए, फर्टिलाइजेशन से ज़ाइगोट, फर्टिलाइजेशन से क्या बना? ज़ाइगोट। इसको लिखते हैं हम ज़ाइगोट में ट्रांसफ़र डिवीज़न हुआ, 2 सेल बनती हैं। ट्रांसफ़र डिवीज़न होने पर 2 सेल बनती हैं। एक सेल है माइक्रोपाइलर एंड की ओर, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उस सेल को कहते हैं हम सस्पेंसर इनिशियल सेल। इसे कहेंगे सस्पेंसर इनिशियल सेल। इसी सस्पेंसर इनिशियल सेल से सस्पेंसर डेवलप होगा और उस सस्पेंसर में एक नहीं 10 सेल होंगी, और उस सस्पेंसर की जो सबसे बड़ी सेल होती है उसे कहते हैं हास्टोरियल सेल, और जो सबसे आखिरी सेल होती है उसे कहते हैं हाइपोफाइसिस सेल्स। और वो हाइपोफाइसिस सेल्स एम्ब्रियो के बेस पर होती है। देखिए, हास्टोरियल सेल तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो तक पहुंचाती है, और हाइपोफाइसिस सेल से आगे चल के रूट कैप और रूट एपिडर्मिस बनती है। नोट कर लेना। ज़ाइगोट में ट्रांसफ़र डिवीज़न हुआ, 2 सेल बनी। एक सेल है माइक्रोपाइलर एंड की ओर, उस सेल को कहते हैं सस्पेंसर इनिशियल सेल, जिससे बनेगा सस्पेंसर। ओके। और जो चलेजल एंड की ओर है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल, इससे आगे चल के बनेगा एम्ब्रियो। तो देखिए, सस्पेंसर इनिशियल सेल से हमने सस्पेंसर बनाया। कितने सेल का सस्पेंसर है? 10 सेल का। ठीक है, 10 सेल का। जो सबसे लास्ट सेल होती है उस सेल को हम कहते हैं हास्टोरियल सेल। ये देखिए, हमने सस्पेंसर बना दिया। ये सेल कौन सी हो गई? ये हो गई हास्टोरियल सेल। इस सेल को कहेंगे हम हास्टोरियल सेल। और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल ये डिवाइड करके 2 सेल एम्ब्रियो, फिर 4 सेल एम्ब्रियो, फिर बनाती प्रो एम्ब्रियो। तो इसने बनाया, देखिए, ये प्रो एम्ब्रियो, ये बन गया प्रो एम्ब्रियो। इस प्रो एम्ब्रियो से आगे चलकर बन जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इस प्रो एम्ब्रियो से आगे चल के बना ग्लोबुलर एम्ब्रियो। देखिए, ये हो गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इसे हम कहेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये हो गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो।
सस्पेंसर कितना सेल का है? 10 सेल का। ये सस्पेंसर हो गया 10 सेल लॉन्ग, 10 सेल लॉन्ग सस्पेंसर। ग्लोबुलर एम्ब्रियो, सस्पेंसर। ग्लोबुलर एम्ब्रियो फिर डेवलप होता है हार्ट शेप एम्ब्रियो में। ग्लोबुलर एम्ब्रियो डेवलप होता है हार्ट शेप एम्ब्रियो में। देखिए ये हो गया हार्ट शेप एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में जो सबसे बेस में सेल होती है उसे कहते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस सेल होती है सस्पेंसर की। तो देखिए तो बन गया सस्पेंसर। इस सेल को कहते हैं हाइपोफाइसिस सेल। ये कहलाती है हाइपोफाइसिस सेल। और इस हाइपोफाइसिस सेल से बनता है रूट कैप और रूट एपिडर्मिस। ये एम्ब्रियो कैसा है? हार्ट शेप एम्ब्रियो है। इस हार्ट शेप एम्ब्रियो की जो सबसे बाहर की सेल्स होती हैं उसे कहते हैं डर्मेटोजन। इस डर्मेटोजन से आगे चल के बनती है एपिडर्मिस। और जो सबसे सेंटर में होती है उसे कहते हैं प्लीरोम। प्लीरोम से आगे चल के बनता है जाइलम फ्लोएम, मतलब स्टीलर सिस्टम डेवलप होगा इससे। और इनके बीच की जो सेल्स हैं, इनके बीच की जो सेल्स हैं उसे कहते हैं पेरिबलम। पेरिबलम से आगे चल के बनता है कॉर्टेक्स। पेरिबलम से आगे चल के बनता है कॉर्टेक्स। तो डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे बाहर डर्मेटोजन, सबसे बाहर कौन सेल्स हैं? डर्मेटोजन। डर्मेटोजन से आगे चल के बनती है एपिडर्मिस। डर्मेटोजन और प्लीरोम के बीच में हैं पेरिबलम की सेल्स। इन पेरिबलम की सेल से कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें दो छोटे छोटे उभार आ गए जो आगे चलकर कॉटिलीडन्स बनाते हैं और हार्ट शेप एम्ब्रियो से बन जाता है मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। इसका नाम क्या था? डर्मेटोजन। इसका नाम क्या है? पेरिबलम। और सेंटर में क्या है? प्लीरोम। सेंटर में है प्लीरोम, इसे बोलते हैं प्लीरोम, जिससे आगे चल के स्टीलर सिस्टम बनेगा। अब हार्ट शेप एम्ब्रियो चेंज हो जाता है डाइकॉट एम्ब्रियो में। देखिए डाइकॉट एम्ब्रियो बन गया और ये इसका क्या है? सस्पेंसर। ये बन गया इसका सस्पेंसर। डाइकॉट एम्ब्रियो, ये बन गया इसका सस्पेंसर। डाइकॉट एम्ब्रियो में देखें तो ये क्या है? कॉटिलीडन्स। इन्हें हम कहते हैं कॉटिलीडन। कॉटिलीडन ये हिस्सा हो गया आपका रेडिकल का। रेडिकल। अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो की स्टडी करें, है ना, तो देखिए डाइकॉट एम्ब्रियो में इधर देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसे हम कहते हैं टिंगेलम, और इसमें ये दो गए कॉटिलीडन। कॉटिलीडन और रेडिकल के बीच के भाग कहते हैं हम हाइपोकोटाइल। इसे कहेंगे हाइपोकोटाइल। कॉटिलीडन और प्लूम्यूल के बीच के भाग कहते हैं इपिकोटाइल। इसे बोलेंगे हम इपिकोटाइल। इस एम्ब्रियो को फोकस करें आप। देखिए एम्ब्रियो है, ये डाइकॉट एम्ब्रियो है। इस डाइकॉट एम्ब्रियो की एम्ब्रियोनल एक्सिस को बोलते हैं टिंगेलम। ये क्या कहलाएगा? टिंगेलम। रेडिकल प्लूम्यूल, बीच में क्या है? कॉटिलीडन। कॉटिलीडन और रेडिकल के बीच का भाग हाइपोकोटाइल, और कॉटिलीडन प्लूम्यूल के बीच का भाग क्या कहलाता है? इपिकोटाइल। ये क्या है? इपिकोटाइल। ये क्या है? ये डाइकॉट एम्ब्रियो देख रहे थे आप। इस डाइकॉट एम्ब्रियो को मैं दूसरी तरह से बना के दिखाता हूँ आपको भी, जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। पहले तो आप याद कीजिए डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। देखिए जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना? प्रोएम्ब्रियो। प्रोएम्ब्रियो से क्या बना? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और ग्लोबुलर एम्ब्रियो से क्या बना? हार्ट शेप एम्ब्रियो। और हार्ट शेप एम्ब्रियो से क्या बना? मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, याद कीजिए जाइगोट, जाइगोट से क्या बना? प्रोएम्ब्रियो। प्रोएम्ब्रियो से क्या बना? ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर उसके बाद बना मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। एक डायग्राम हम और बना रहे हैं डाइकॉट का, जो एनसीईआरटी में बना हुआ है।
इस डायग्राम को याद कीजिए, इसका नाम है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से बनता है आगे चलकर स्टेम। ये दोनों हो गए कॉटिलीडन, इसे बोलेंगे हम कॉटिलीडन। फिर रूट कैप, उसके बाद रेडिकल, और फिर आता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। देखिए पहले क्या हुआ, रूट कैप, फिर रेडिकल, उसके बाद हाइपोकोटाइल, फिर प्लीम्यूल। याद करें आपने, ये डायकॉट क्या है, एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो। इस डायकॉट के मैच्योर एम्ब्रियो के डायग्राम को याद कर लेना, हो सकता आ जाए रूट कैप, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, और उसके बाद प्लीम्यूल, और ये दो क्या हैं, कॉटिलीडन। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ मोनोकॉट एम्ब्रियो का। मोनोकॉट एम्ब्रियो का, उसे देखिएगा मोनोकॉट एम्ब्रियो के डायग्राम को। मोनोकॉट एम्ब्रियो में केवल एक कॉटिलीडन होता है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में केवल एक कॉटिलीडन होता है, ठीक है। देखिए ये मोनोकॉट एम्ब्रियो बना रहे हैं हम। मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक कॉटिलीडन है जो कि लैटरली शिफ्ट कर गया है, जिसे हम बोलते हैं स्कूटेलम। उसे बोलते हैं स्कूटेलम। तो ये क्या है, स्कूटेलम। लैटरली शिफ्टेड कॉटिलीडन को कहते हैं स्कूटेलम। दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, प्लीम्यूल। और प्लीम्यूल के ऊपर क्या है, ये कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल, इसे बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। एपीब्लास्ट, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट क्या है, रेड्यूस कॉटिलीडन। एपीब्लास्ट है रेड्यूस कॉटिलीडन, ठीक। एपीब्लास्ट क्या है, रेड्यूस कॉटिलीडन। और ये हो गया रेडिकल। रेडिकल किससे बंद होता है, कॉलियोराइजा में, इसे बोलते हैं कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा। ये डायग्राम मैंने बनाया है मोनोकॉट एम्ब्रियो का। इस मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या है, केवल एक कॉटिलीडन है जो लैटरली शिफ्ट कर गया, जिसका बोलते हैं हम स्कूटेलम। स्कूटेलम हो गया। दूसरा कॉटिलीडन रेड्यूस है, इसे बोलते हैं एपीब्लास्ट। इसे बोलते हैं हम एपीब्लास्ट। रेडिकल, रेडिकल के ऊपर की जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है उसे बोलते हैं कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा, ठीक है। ये शूट एपेक्स है, प्लीम्यूल। शूट एपेक्स कवर्ड होता है फॉलियर स्ट्रक्चर से, जिसे बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल। ये डायग्राम था मोनोकॉट एम्ब्रियो का। ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का। मोनोकॉट सीट का अगर हम डायग्राम देखें, ये मोनोकॉट सीट का डायग्राम, देखिए ये मैं सीट बना रहा हूँ मैं आपको। ये मोनोकॉट सीट है। ये इसमें कौन सी लेयर है, एलुरॉन लेयर। देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा जो है एंडोस्पर्म का है। एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3N, और एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से। और इसको एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के बीच में एलिरॉन लेयर है। एलिरॉन लेयर में क्रोमोसोम की संख्या 3N होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, 3N होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये स्कूटेलम है, और उसके बाद ये मैंने एम्ब्रियो बनाया मोनोकॉट, और इसमें ये एपीब्लास्ट है, रेड्यूस कॉटिलीडन। और इसका ये कौन सा हिस्सा हो गया, ये हो गया कॉलियोराइजा, और ये वाला हिस्सा हो गया कॉलियोप्टाइल। ये कॉलियोप्टाइल कहलाता है। ये मेज सीड है। डायग्राम किसका, मेज सीड का। मेज माने मक्का, है ना। तो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के बीच में कौन सी लेयर है, एलुरॉन लेयर। क्रोमोसोम नंबर क्या है इसका, 3N। एंडोस्पर्म भी 3N होता है। और ये एम्ब्रियो है मोनोकॉट, एपीब्लास्ट रेड्यूस कॉटिलीडन, और स्कूटेलम लैटरली शिफ्टेड कॉटिलीडन, और प्लीम्यूल के ऊपर है कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर है कॉलियोराइजा। रेडिकल और कॉटिलीडन के बीच में हाइपोकोटाइल होता है। कॉटिलीडन और प्लीम्यूल के बीच में एपिकोटाइल होता है। नेक्स्ट पॉइंट ढूंढें।
नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, देखिए कोलियोराइजा, रेडिकल एंड रूट कैप, रेडिकल एंड रूट कैप enclosed in a undifferentiated sheet called कोलियोराइजा। रेडिकल और रूट कैप दोनों ही अनडिफरेंशिएटेड कवरिंग के अंदर बंद होते हैं, जिसे हम कोलियोराइजा कहते हैं, जिसे कहते हैं कोलियोराइजा कहते हैं। याद हो गया। दूसरा देखिए, इपिकोटाइल, इपिकोटाइल हैज़ ए शूट एपेक्स एंड, अरे लिख लो भाई, इपिकोटाइल हैज़ ए शूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, एंड लीफ प्राइमोर्डिया enclosed in a hollow foliar structure, hollow foliar structure, उसे कहते हैं कोलियोप्टाइल, उसे कहते हैं हम कोलियोप्टाइल। ओके, वीट और मेज मोनोकॉट सीड में आते हैं, वीट और मेज मोनोकॉट सीड में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस्पर्म किसे कहते हैं, पेरिस्पर्म, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। इसका एग्जाम्पल क्या था, ब्लैक पेपर एंड शुगर बीट, ब्लैक पेपर एंड शुगर बीट। नेक्स्ट, अब इसके कुछ छोटे छोटे से नोट्स हैं, देखते लेते हैं, आज ही ख़त्म कर देते हैं। सीड वेबिलिटी, सीड वेबिलिटी किसे कहते हैं, मतलब वो ड्यूरेशन जिसमें सीड जर्मिनेट कर सकता है, उसे सीड वेबिलिटी कहते हैं। ए ड्यूरेशन इन विच सीड कैन जर्मिनेट, ए ड्यूरेशन इन विच सीड कैन जर्मिनेट इज कॉल्ड सीड वेबिलिटी। लॉन्गेस्ट सीड वेबिलिटी किस प्लांट की है, ल्यूपिन, लुपिनस इरेक्टिकस, लुपिनस इरेक्टिकस की 10,000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स। ये प्लांट आर्टिक टुंड्रा में मिलता है, आर्टिक टुंड्रा, ARCTIC, कहाँ मिलता है प्लांट, आर्टिक टुंड्रा में मिलता है। तो इसके सीड बड़े दिन तक जिंदा रहते हैं भाई, 10,000 साल तक, मतलब हम लोग की तो कई जनरेशन निकल जाएंगे लेकिन सीड नहीं मरेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट, फोनिक्स डक्टाइलिफेरा, खजूर, डेट पाम, फोनिक्स डक्टाइलिफेरा के सीड 2000 साल तक जिंदा रहते हैं, 2000 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। और फोनिक्स डक्टाइलिफेरा के सीड 2000 साल तक जिंदा रहते हैं। ये सीड मिले कहाँ से थे, किंग हेरोड पैलेस, किंग हेरोड पैलेस जो कहाँ पे है, डेड सी के पास, डेड सी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के नाम लिखो, पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के नाम लिखो। पैरासिटिक, पैरासाइट किसे कहते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो उसे पैरासाइट कहते हैं। जैसे आपकी सिर की जुएं आपकी पैरासाइट और आप उसके होस्ट। तो पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के नाम लिख लें, कस्कटा, स्ट्रिगा, ओरोबैंकी, कस्कटा, स्ट्रिगा और ओरोबैंकी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस वेरी कॉमन इन एस्टेरेसी फैमिली एंड ग्रेमिनी, एस्टेरेसी एंड ग्रेमिनी। एस्टेरेसी को क्या कहते हैं, कंपोजिटी भी कहते हैं, और ग्रेमिनी को ग्रास फैमिली भी कहते हैं। एपोमिक्सिस को हम किस में, एपोमिक्सिस की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। एपोमिक्सिस को हम यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में। एपोमिक्सिस के द्वारा जो प्लांट हम सुपीरियर क्वालिटी का बनाते हैं, फिर सुनिए एक मिनट, एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस यूज़ किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में। हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट बनाते हैं ना, उसको, उसके करैक्टर को मेंटेन करने के लिए एपोमिक्सिस का यूज़ किया जाता है। लेकिन समझिए एक मिनट जरा,
हॉर्टिकल्चर में या अन्य किसी प्लांट में ये स्पीशीज़ ए है और ये स्पीशीज़ बी है। हमने इसका क्रॉस कराया, तब प्लांट आया यहाँ पे, है ना, ए और बी। ये स्पीशीज़ सुपीरियर है, ये स्पीशीज़ सुपीरियर है, गुड कैरेक्टर इसके अंदर। लेकिन अगर हम क्रॉस का किसी और से करा दें तो हो सकता है इसके कैरेक्टर बदल जाएं। हम इन्हीं कैरेक्टर को मेंटेन रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एपोमिक्सिस। जब एपोमिक्सिस करेंगे तो इसके सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएंगे और फिर इन सीड को हम अगली जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे। फिर उस प्लांट के हम फिर एपोमिक्सिस द्वारा क्या बनाएंगे, सीड। तो इस तरह से कई जनरेशन तक हम सीड बनाते रहेंगे एपोमिक्सिस के द्वारा और इन कैरेक्टर को मेंटेन रखेंगे। आगे समझें, एपोमिक्सिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब हॉर्टिकल्चर में या अन्य इकोनॉमिक प्लांट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, तो स्पीशीज़ ए स्पीशीज़ बी को क्रॉस करा के एक नई स्पीशीज़ बनाई जो बड़ी सुपीरियर है, हाई यील्डिंग है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, एनवायरमेंटल के जो स्ट्रेस फैक्टर हैं उनके प्रति भी क्या है, रेजिस्टेंट है। इसको मेंटेन रखने के लिए हम फर्टिलाइजेशन नहीं कराते, एपोमिक्सिस कराते हैं। तो ये एपोमिक्सिस कराई तो इस प्लांट के हमें सीड मिल गए, फिर हमने एपोमिक्सिस कराई फिर सीड मिल गए, फिर एपोमिक्सिस कराई हमने सीड मिल गए। तो एपोमिक्सिस के द्वारा इस प्लांट के जो कैरेक्टर थे क्या होगा, इसका कंजर्व हो गए, चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीम्ब्रोनी। जब ओव्यूल में एक ही समय में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उससे कहते हैं पॉलीम्ब्रोनी। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन एन ओव्यूल एट द सेम टाइम कॉल्ड पॉलीम्ब्रोनी। जब ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एक साथ हो जाता है तो उसे पॉलीम्ब्रोनी कहते हैं। पॉलीम्ब्रोनी इज़ वेरी कॉमन इन सिट्रस प्लांट एंड मैंगो, सिट्रस एंड मैंगो। इन प्लांट में जो पॉलीम्ब्रोनी है वो न्यूसेलर सेल्स के द्वारा है। इन प्लांट्स में जो पॉलीम्ब्रोनी है वो न्यूसेलर सेल्स के द्वारा है, न्यूसेलर सेल्स के द्वारा है। याद कर लिया आपने? ओके। एक लास्ट टॉपिक छूट गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। देखिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करते हैं, जिससे सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट मिल जाए, जिससे क्वालिटी प्लांट की इम्प्रूव हो जाए, इसलिए करते हैं। देखिए समझिए आप इसको, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अगर फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, मतलब मोनोशियस। देखिए ये फ्लावर है लेकिन अभी फ्लावर खिला नहीं है, पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया, इस फ्लावर के स्टेमन को रिमूव कर दिया। जब हम फ्लावर के स्टेमन को रिमूव कर देते हैं तो उसे कहते हैं एमेस्कुलेशन। तो अगर ये फ्लावर कैसा था, बाइसेक्सुअल, हमने इसमें से क्या रिमूव किए, स्टेमन, रिमूव स्टेमन, मैकेनिकल मेथड से या केमिकल मेथड से। इस फ्लावर में से हमने रिमूव कर दिए स्टेमन। तो स्टेमन के रिमूव करने को कहते हैं एमेस्कुलेशन। यहाँ पे क्या हो गया है, ये एमेस्कुलेशन। नोट कर लें, ये पीछे वाले बच्चे जो हैं सो रहे हैं बैठ के, हैं जाग रहे हो, अच्छी बात है। सुनिए, एमेस्कुलेशन, रिमूव द स्टेमन फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन फॉर्सेप्स से भी कर देते हैं, एमेस्कुलेशन केमिकल से भी कर देते हैं। जब केमिकल स्प्रे करते हैं तो स्टेमन स्टेलाइज हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो आपके कोर्स में एमेस्कुलेशन है फॉर्सेप के द्वारा किया गया है। तो फ्लावर में से हमने स्टेमन को बाहर निकाल दिया, उसे कहते हैं एमेस्कुलेशन। फ्लावर से स्टेमन के निकालने को क्या कहते हैं, एमेस्कुलेशन। लेकिन एमेस्कुलेशन करते हैं फ्लावर के खिलने से पहले, बाद में करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ही। अब हमने क्या किया, इस फ्लावर को, एमेस्कुलेटेड फ्लावर को, मतलब उस फ्लावर को जिसमें से हमने स्टेमन बाहर निकाल लिए हैं, इसको मैच्योर होने से पहले बटर पेपर के अंदर बंद कर देते हैं।
ये बटर पेपर के अंदर बंद कर दिया। और टैगिंग भी कर देते हैं, इसकी टैग लगा देते हैं इसमें, उस टैग में सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कि किस दिन एमेस्कुलेशन किया गया। पेपर कौन सा है? बटर पेपर। बटर नहीं, बटर पेपर होता है एक, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो हम इसका बटर पेपर हटाते हैं और इसके स्टिग्मा पर हम सुपीरियर क्वालिटी के पॉलिन ग्रेन का स्प्रे कर देते हैं। देखा, स्प्रे किया और स्प्रे करने के तुरंत बाद इससे फिर बटर पेपर के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है। और टैगिंग कर देते हैं, और टैगिंग में लिख देते हैं एमेस्कुलेशन की डेट भी और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की भी। अब हम इंतज़ार करते हैं कि फ्रूट कब बनेगा। जब इसके अंदर फ्रूट बन जाता है, ये फ्रूट देखिए बन गया और फ्रूट राइपेंड हो गया, पक गया फ्रूट, तो हम क्या करते हैं, इसके बटर पेपर को यहाँ से हटा देते हैं और जो इसके अंदर सीड बनते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फिर से सुनो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसे एमेस्कुलेशन करते हैं। एमेस्कुलेशन के लिए फ्लावर को ओपन होने से पहले इसके स्टेमन को हम रिमूव कर देते हैं, इसके स्टेमन को निकाल देते हैं। फ्लावर हो गया एमेस्कुलेटेड। एमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टेमन। उसके बाद फ्लावर को हम बटर पेपर के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है। जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो बटर पेपर हटाते हैं, उसके ऊपर हम पॉलन ग्रेन डाल देते हैं। उसके बाद फिर बटर पेपर से बंद कर देते हैं। इसलिए बंद कर देते हैं कि किसी और स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन इसके ऊपर ना आ जाए, या लो ब्रीड के, या जो अच्छी ब्रीड नहीं होते हैं उसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर ना आ जाए, इसलिए बटर पेपर से बंद कर देते हैं। और जिसके अंदर फ्रूट बन गया तो बटर पेपर को हटा देते हैं। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। एक आधा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप नोट कर लें। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनती हैं और एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 32 मेल गैमीट्स। 32 मेल गैमीट्स। देखिए, एक पॉलन ग्रेन से, एक माइक्रोस्पोर से 4 पॉलन ग्रेन बने, एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बने। इसका मतलब क्या हुआ कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 8 या 8 मेल गैमीट बनते हैं। तो मैंने कितने पूछे आपसे? 32। कितनी सेल हो जाएंगी? अरे 32 को 8 से डिवाइड करो ना, कितनी आई? 4 हो जाएंगी। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 8 मेल गैमीट बनते हैं। तो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बने? 32 मेल गैमीट्स बने। ओके। मेल गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। मेल गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अगर एम्ब्रियो सैक एक फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होता है तो उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अगर ये 2 फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होगा तो इसे कहेंगे बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीफॉर्म अपरेटस कौन सी सेल्स बनाती हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस साइनेर्जिड सेल बनाती हैं। साइनेर्जिड सेल बनाती हैं। एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल दें। एपोमिक्सिस इज कॉमन इन फैमिली एस्टेरेसी एंड फैमिली ग्रेमिनी, ग्रास फैमिली बोलते हैं इसको। पपाया में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? पपाया में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। एडमसोनिया में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? बैट के द्वारा होता है। जिसे एपोमिक्टिक एम्ब्रियो को क्लोन कह सकते हैं, नहीं कह सकते? अगर एपोमिक्टिक एम्ब्रियो है
तो क्लोन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एपोमिक्सिस में सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो वो अपने पेरेंट जैसा है, तो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इज कॉल्ड क्लोन। क्लोन भी कह सकते हैं। एपोमिक्सिस का कॉज क्या है? एपोमिक्सिस का कॉज है एपोमिक्टिक जीन। एपोमिक्सिस का कॉज क्या है? एपोमिक्टिक जीन है, एपोमिक्टिक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूटेलम किसे कहते हैं? व्हाट इज स्कूटेलम? लैटरली शिफ्टेड कॉटिलीडन को स्कूटेलम कहते हैं, और स्कूटेलम किसे पाया जाता है? मोनोकॉट एम्ब्रियो में। डॉर्मेंसी, अगर एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है तो उसे डॉर्मेंसी कहते हैं। एम्ब्रियो अगर इनएक्टिव स्टेट में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी कहते हैं। और डॉर्मेंट एम्ब्रियो को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो जर्मिनेट कर जाता है। व्हाट इज़ पेरिकार्प? फ्रूट बॉल को पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट बॉल क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट बॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प। अगर फ्रूट सकुलेंट है तो पेरिकार्प को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। और अगर फ्रूट ड्राई है तो पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होती है। जैसे गुआवा है, ऑरेंज है, मैंगो है, तो इसमें पेरिकार्प डिफरेंशिएट है क्योंकि फ्रूट सकुलेंट है। लेकिन ग्राउंडनट और मस्टर्ड में पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड है क्योंकि फ्रूट ड्राई है। तो ड्राई फ्रूट की पेरिकार्प कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। और जो सकुलेंट फ्रूट हैं, मतलब जूसी फ्रूट हैं, उनमें पेरिकार्प को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक पेपर किसका एग्जाम्पल था? ब्लैक पेपर एग्जाम्पल था पेरिस्पर्म का। नेक्स्ट पॉइंट, सीड में वाटर की मॉइस्चर की परसेंटेज कितनी होती है? 10 to 15% मॉइस्चर सीड में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बताएं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बताएं। देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? एक तो जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है, और दूसरा क्या है? एंडोस्पर्म बनता है, और तीसरा क्या है? कार्पेल से पेरिकार्प बनता है, मतलब ओवरी से फ्रूट बन जाता है, और ओव्यूल से सीड बन जाता है। ओव्यूल से सीड बन जाता है। ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या अगर 18 है तब माइक्रोस्पोर में क्रोमोसोम कितने होंगे? देखो, वहाँ पे 18 है ना, तो 3n 18 हो गए। तो माइक्रोस्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो कितने हो जाएंगे उसमें? 6। उसमें हो जाएंगे 6। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंगो में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? मैंगो में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, एंटोमोफिली है। कुकुम्बर में पॉलिनेशन किसके द्वारा है? एंटोमोफिली, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। कुकुम्बर में भी इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? अगर पॉलन ग्रेन अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाते तो उससे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर फेल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया आपने, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पॉलन ग्रेन अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किन फ्लावर्स में नेक्टर होना ज़रूरी है? जिन फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिनमें जीनोगेमी होती है, उनमें नेक्टर और स्मेल और कलरफुल होना ज़रूरी है उसका। फ्लावर
दो तरह के होते हैं, एक होता है कैस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। बताएं आप, कैस्मोगैमस कौन से फ्लावर है? बोलिए। कैस्मोगैमस फ्लावर जो ओपन होते हैं वो कैस्मोगैमस है, फ्लावर ओपन होते हैं वो हैं कैस्मोगैमस, और जो फ्लावर ओपन नहीं होते हैं वो हैं क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर में सेक्स ऑर्गन एक्सपोज होते हैं। कैस्मोगैमस में फ्लावर के सेक्स ऑर्गन एक्सपोज होते हैं, वो है कैस्मोगैमस। और जिस फ्लावर में सेक्स ऑर्गन एक्सपोज नहीं होते वो है क्लिस्टोगैमस। कौन सा है? क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल है एरेकिस हाइपोजिया, ग्राउंड नट। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों तरह के फ्लावर हैं। एग्जाम्पल वायला, VIOLA, जिसे हम कहते हैं कॉमन पेंसी, और दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सेलिस, OXALIS, और कॉमेलिना, COMMELINA, कॉमेलिना। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं, ये बंद रहते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, एपोकार्पस ओवरी का एग्जाम्पल आप बता चुके हैं, मिकेलिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? मिकेलिया। मैच्योर एंथर कहाँ से ओपन होते हैं? मैच्योर एंथर ओपन एट द साइट ऑफ स्टोमियम। मैच्योर एंथर ओपन एट द साइट ऑफ स्टोमियम। पॉलन ग्रेन फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पॉलन ग्रेन की एग्जाइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, और स्पोरोपोलिनिन फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलन ग्रेन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, कौन सा? ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा होता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन कैसे होता है उसको भी डिस्कस करते हैं। बनाना प्लांट में पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है? बनाना प्लांट का पॉलिनेटिंग एजेंट है बैट और बर्ड्स। कुकुम्बर में पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है? कुकुम्बर का पॉलिनेटिंग एजेंट है बम्बिल बी और इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है मैंगो में पॉलिनेटिंग एजेंट है इंसेक्ट, आंट और बी मैंगो में। और पीपल में एंटमोफिली है ना, एंटमोफिली पॉलिनेशन होता है, तो पीपल में पॉलिनेटिंग एजेंट है इंसेक्ट। कोरेंडर का भी पॉलिनेटिंग एजेंट है इंसेक्ट और बीज। कोरेंडर के बाद लिखा हुआ है पपाया बताइए, पपाया का पॉलिनेटिंग एजेंट है हनी बी, मेनली हनी बी है और अदर इंसेक्ट्स। तो पपाया में हो गया हनी बी। ओनियन में भी हनी बी लिख दें, ओनियन में भी। नेक्स्ट लोबिया का लिखें इंसेक्ट और विंड, मतलब लोबिया में एंटमोफिली भी है और एनीमोफिली भी है, एंटमोफिली भी और एनीमोफिली। कॉटन में एंटमोफिली मीन्स कॉटन में हनी बी के द्वारा होता है, पॉलिनेशन। टोबैको में एंटमोफिली, मतलब टोबैको का पॉलिनेटिंग एजेंट है इंसेक्ट, और इंसेक्ट में मेनली मॉथ, MOTH, मॉथ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रोज़ का पॉलिनेटिंग एजेंट है हनी बी और इंसेक्ट्स।
और इसके बाद आता है लेमन। लेमन का पॉलिनेटिंग एजेंट है हनी बी। और फिर यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस में पॉलिनेटिंग एजेंट है इंसेक्ट्स और बर्ड्स भी होती हैं कभी कभी, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। और बनाना में है बैट और बर्ड्स। एक बार फिर रिवाइज करते हैं इसको। देखिए, बनाना का पॉलिनेटिंग एजेंट बैट और बर्ड, यूकेलिप्टिस का इंसेक्ट और बर्ड्स। जब बर्ड्स पॉलिनेटिंग एजेंट होती हैं तो इसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। लेमन, लेमन का क्या लिखा आपने? हनी बी, हनी बी। और रोज़, रोज़ भी क्या लिखा आपने? इंसेक्ट और हनी बी, इंसेक्ट और हनी बी। टोबैको, टोबैको में क्या लिखा आपने? इंसेक्ट, इंसेक्ट और मॉथ, MOTH। कॉटन, कॉटन में हनी बी, हनी बी। लोबिया, लोबिया में इंसेक्ट और विंड, इंसेक्ट और विंड। और कॉटन में हनी बी। पपाया में हनी बी, हनी बी। कोरिएंडर में इंसेक्ट और बीज, इंसेक्ट और बीज, बीज मक्खियाँ। नेक्स्ट पीपल, पीपल में भी इंसेक्ट्स, पीपल में इंसेक्ट्स। मैंगो में इंसेक्ट, आंट और हनी बी, इंसेक्ट, आंट और हनी बी। और कुकुम्बर में, कुकुम्बर में बम्बिल बी, बम्बिल बी और इंसेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्लिस्टोगैमस फ्लावर। देखिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर की एडवांटेजेस बताइए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर की एडवांटेजेस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर उन्हें कहते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, जैसे एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया में क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, कभी ओपन नहीं होता है, ये फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस ये है कि किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पॉलिनेशन अपने आप हो जाता है। नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, ये इसका बेनिफिट है, इसकी ये मेरिट है, ये इसका एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में होमोजाइगोसिटी उत्पन्न होती है और जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, यील्डिंग भी रिड्यूस होती है और रिसेसिव कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर की डिसएडवांटेजेस ये है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तुमने लिखा नहीं, लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एडवांटेजेस क्या है? इन्हें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। आपने कभी एंडोस्पर्म नारियल में देखा है? कोकोनट में, कोकोनट में जो हम खाते हैं ना वो एंडोस्पर्म होता है। कोकोनट में जो हम खाते हैं जिसे गिरी बोलते हैं, कोकोनट का जो हिस्सा खाया जाता है वो एंडोस्पर्म है। जब कोकोनट में का वाटर होता है ना, जिसे हम कोकोनट मिल्क भी बोलते हैं, या कोकोनट का वाटर जो होता है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो कोकोनट में जो गिरी होती है जिसे खाते हैं हम, वाइट वाला पार्ट उसका, वो कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म, वो कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट, तो कोकोनट में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी मिलता है और सेलुलर एंडोस्पर्म मिलता है। सेलुलर एंडोस्पर्म को हम कर्नल भी कहते हैं, कर्नल। अरे नारियल खाया है, नारियल का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है उसे वाइट कर्नल कहते हैं, वाइट कर्नल। नेक्स्ट पॉइंट,
सीरियल्स क्रॉप्स में, सीरियल्स CEREALS, सीरियल्स क्रॉप में एंडोस्पर्म तो परसिस्टेंट रहता है, एंडोस्पर्म स्थायी रूप से है, जैसे वीट, राइस और मेज़। वीट, राइस और मेज़ में एंडोस्पर्म पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोकोनट का मैंने आपको बता ही दिया। कोकोनट में दो तरह का एंडोस्पर्म है, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, एक कौन सा है, सेलुलर एंडोस्पर्म। कैस्टर, कैस्टर में भी एंडोस्पर्म पाया जाता है, कैस्टर में भी एंडोस्पर्म पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन ये है कि जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होते हैं, क्या वो क्लोन होते हैं? डियर स्टूडेंट, एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस का यूज़ किस में करते हैं हम? हॉर्टिकल्चर में करते हैं। एपोमिक्सिस में हम हाइब्रिड बना लेते हैं। जब हम हाइब्रिड बना लेते हैं तो हाइब्रिड को फिर एपोमिक्सिस के द्वारा उसको मेंटेन रखते हैं, मतलब हाइब्रिड स्पीशीज़ को हम एपोमिक्सिस के द्वारा मेंटेन रखते हैं। फिर सुनिए आप, दो स्पीशीज़ ली हमने, सुपीरियर क्वालिटी की दो स्पीशीज़ ली, इनका क्रॉस कराया, हाइब्रिड बना, उस हाइब्रिड को मेंटेन रखने के लिए एपोमिक्सिस करते हैं। तो एपोमिक्सिस से क्लोन उत्पन्न होता है, एपोमिक्सिस से क्लोन डेवलप होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा सीड है जो कि 10,000 साल तक जिंदा रहता है? लुपिनस इरेक्टिकस। ओके, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो फिर मिलते हैं आपसे।